अच्छे मजे में। तो चलो आज के डेट में हम एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं, लॉज ऑफ मोशन। टॉपिक का नाम लॉज ऑफ मोशन। अब मोशन की बात क्या करें, अब मोशन की बात क्या करें बच्चों। मोशन ये नाम आए बराबर किन लोगों की हमें याद होने लगती है। पहली बात, हाँ, उन लोगों की याद हो, हमें कभी कभी दुख होता है तब हमें भगवान की याद आती है, सही है, राइट। यही बात है यहाँ पे। मोशन जब जब आपके सामने आएगा, फोर्स जब जब आपके सामने आएगा, तब तब न्यूटन्स की याद आना ही पड़ता, राइट, कंपल्सरी। आप सोच लिए हमें क्या बताना है, लॉज ऑफ मोशन, ये बात हम प्रोनाउंस कर दिए। आपके सामने न्यूटन सर जी का नाम आना ही आना है बच्चों। सबसे अहम बात, बहुत बड़ी बात यही है, मोशन जब आया, ये मैकेनिक्स का पार्ट है बच्चों। ये पार्ट मोशन, फोर्सेस वेरियस टाइप ऑफ फोर्सेस आर देयर है। क्या है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। अब ये तो हमें आगे लेना है, अभी क्यों निकाले हम, ये निकाल दिए तो ये बाजू में रह जाता, न्यूटन साहब बाजू में रहेंगे, उनको ही लेके, मगर प्रोसीडेड पार्ट है, यहां तक हम आज जा सकते भी, जा भी नहीं सकते, देखेंगे हम अभी। फोर्सेस क्या है, वेरियस इनफाइनाइट फोर्सेस। हाउ मेनी फोर्सेस, इनफाइनाइट फोर्सेस। देखो ये तो बात कह दी है हमने, इनफाइनाइट फोर्सेस कौन से बोल के हम आपको पढ़ाएंगे अभी। बहुत सारे फोर्सेस लोगों का बाप पढ़ाएंगे, बाप। देख लो बच्चों, हमें क्या बताना है, ये जो मोशन की पार्ट हमने अभी प्रोनाउंस कर दिए, बात कर रहे हैं, पढ़ने निकले हैं हम। ये मोशन खाली मोशन बोले तो नहीं चलेगा, फोर्स मोशन, मोशन फोर्स। ये बात न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन से हमें मिले वाली है। सन 1600 से लेकर 1700 के बीच, कहां पे, शायद अभी कुछ और चालू है ना। 1600 से लेकर 1700 के बीच ये न्यूटन्स ने हमें मोशन के बारे में कुछ बातें, कुछ लॉज, हमने लॉज जैसे है न्यूटन्स के वही स्टेटमेंट लेके आए। इसे हमें आपको कुछ बातें देना है, यानी एप्लीकेशंस देना है। हर एक लॉज का एप्लीकेशन आपके माइंड में होना, तब ये लॉ का मीनिंग आपको समझ में आएगा, सही है, राइट। एक एक करके अब ये जब मोशन डिस्कवर हुआ, किन लोगों से, जो लोगों से हुआ, यानी न्यूटन से भी पहले, यानी 1600 से भी, ईसवी सन 1600 से भी पहले अरिस्टोटल, क्या है, अरिस्टोटल, उनका नाम क्या है, ARISTOTLE, अरिस्टोटल नाम के साइंटिस्ट, ये सभी एक जगह के हैं लोग। न्यूटन से भी पहले, यानी 15th सेंचुरी में अरिस्टोटल साइंटिस्ट ने हमें ये बात बता दी थी। कौन थी बात, ये एक बात ऐसी है, ये एक समझो कुछ सॉलिड ऑब्जेक्ट है, इसे जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे,
फोर्स अप्लाई करेंगे ये मूव कर सकती, मूव करने वाली ये चीज है, मूव करने वाला ऑब्जेक्ट है, वो मूव करने वाले ऑब्जेक्ट को हम फोर्स अप्लाई करेंगे, वो कांस्टेंट भी हो सकती। इतनी सी बात बता दी। साइंटिस्ट गैलीलियो के प्रेजेंट में, गैलीलियो सुने हैं नाम, मगर इनका जो भी सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, वह प्रिंसिपल हमें उतना डिटेल नोन नहीं है। वो जो बात है उन्होंने दी, कौन सी बात? अरिस्टोटल साइंटिस्ट ने जो बात हमें दी वाली है, ये बात उतनी डिटेल नहीं जितनी डिटेल न्यूटन साइंटिस्ट ने दी हमें। न्यूटन, अब न्यूटन को देखना है। पहले न्यूटन के पहले हमें एक बात समझा के लेना इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये सभी पार्ट जो हम पढ़ाई कर रहे हैं मैकेनिक्स का है। मोशन इन द प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, फोर्सेस अप्लाइड फॉर द मोशन या टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ये सभी बातें प्योरली मैकेनिक्स के। ए मैकेनिक्स, व्हाट इज मैकेनिक्स? मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। ऐसा उल्टा बता देंगे हम, हाँ क्यों नहीं? यस, ये बहुत वास्ट पार्ट है बच्चों। इसके दो कॉन्फिगरेटेड पार्ट हमने एक टॉपिक में आप लोगों को दिए हैं। जब कभी कोविड-19 की बात चल रही थी, मार्च 2020 में हमने बता दिए, तो भी हम और डिटेल बताएंगे। ये मैकेनिक्स के दो पार्ट है बच्चों, एक स्टैटिक्स और दूसरा काइनेटिक्स। एक स्टैटिक्स और दूसरा काइनेटिक्स। ये बात बहुत अच्छी तरह से हमारा ये ट्री डायग्राम आपके माइंड में आने वाला है, आप रखना, मगर छोड़ के नहीं देना। इनका डेफिनेशन हम यहां पे देंगे। अब देखो, स्टैटिक्स मींस व्हाट? स्टडी ऑफ रेस्ट ऑब्जेक्ट, स्टडी ऑफ रेस्ट ऑब्जेक्ट, और इसकी एक अलग भी बात करेंगे, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट applied forces. No, wrong. Forces आ गई बात। नो यार, नॉट ओनली फोर्सेस, इक्विलिब्रियम फोर्सेस। कैसी बात कर रहे हैं हम? स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट which applied equilibrium forces। देखो, फोर्सेस की स्टडी नहीं है भैया यहाँ पे, नको, फोर्सेस की बात ही नहीं लेना। समझो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, आप लोग उधर से इसे 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे, हम इधर से 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे, यानी फोर्सेस टोटल कितना हो गया? 0। एक कांस्टेंट ही रहने वाली है ना, इसे बोलेंगे इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम यानी बैलेंस होना, वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहना, मोशन में है, मोशन में रहना, चलेगा। यही तो बात बताना चाहते हैं। जिस शास्त्र में, जिस टॉपिक में हम रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट की स्टडी करेंगे या इक्विलिब्रियम फोर्सेस अप्लाई हुए वाले ऑब्जेक्ट की स्टडी करेंगे, वह शास्त्र को, वही बात को हम स्टैटिक्स बताएंगे। ये स्टैटिक्स किसका ब्रांच है? मैकेनिक्स का। दूसरा ब्रांच काइनेटिक्स। इसी में और 2 पार्ट गिरने वाले हैं बच्चों। कितने? काइनेटिक्स में
एक काइनेमैटिक्स और एक डायनेमिक्स। देखो ये ट्री डायग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कभी नहीं भूलना। ये काइनेमैटिक्स एंड डायनेमिक्स यानी क्या, अच्छी तरह से याद रखना। काइनेमैटिक्स मीन्स द स्टडी ऑफ मोशन ओनली और रेस्ट, स्टडी ऑफ वेरियस टाइप ऑफ मोशंस। यहां पे हम लिख के देंगे स्टडी ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मोशंस। यहां पे ओनली मोशन वाले ऑब्जेक्ट्स की, वेरियस टाइप ऑफ मोशन वाले ऑब्जेक्ट्स की स्टडी होती। कहां पे, काइनेमैटिक्स में। और डायनेमिक्स में ये मोशन फॉर्म करने वाले की स्टडी होती है। देखो मोशन कौन फॉर्म करता, अभी तो बता दिए यार, ये कांस्टेंट है, हमने यहाँ पे फोर्स लगा दिए, मोशन में आ गई ये चीज, है ना। कौन सा भी ऑब्जेक्ट मोशन में आने के लिए हम डोर ओपन होने से हाथ दिखाए, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा नहीं। देखो डायनेमिक्स यानी क्या, स्टडी ऑफ फोर्सेस। बात समझ में आई, स्टडी ऑफ वेरियस फोर्सेस which we have to apply the motion, which we have to form the motion, okay, that पार्ट की स्टडी करने के लिए हम डायनेमिक्स का यूज करते हैं। कौन से पार्ट की स्टडी करने के लिए, जो मोशन बनाता है, जो मोशन फॉर्म करता है, जिसे कांस्टेंट रेस्ट पार्टिकल ऑब्जेक्ट कहेंगे, उसे मोशन में लाने के लिए जो भी अप्लाई होता, जो भी यूज में आता, उस बात की स्टडी करना, यानी फोर्सेस की स्टडी करना। कहां पे करेंगे हम, डायनेमिक्स में। बस एक ट्री डायग्राम आपके एलेवेंस के लिए, लॉज ऑफ मोशन के लिए वेरी इसेंशियल। अब इसके बाद अरिस्टोटल की बात करेंगे। अरिस्टोटल ने क्या कर दिए, खाली इतना ही बता दिए, एक कांस्टेंट चीज है, उसे मोशन में लाने के लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, खत्म बात। एक पॉइंट हो गया अरिस्टोटल में। दूसरी बात क्या करेंगे, समझो एक आधा ऑब्जेक्ट है, वह ऑब्जेक्ट को, उसी ऑब्जेक्ट को स्टॉप करना है तो उसे फोर्स अप्लाई करना पड़ता। ये 1600 या 1700 में बात हुई वाली नहीं है, 1600 से 1700 के बीच में, यानी न्यूटन्स के ईस्वी सन में मोशन हमें मिल गई, फोर्स हमें मिलने वाला है। कुछ है वहां पे भी एलिमिनेशंस, कुछ पार्ट ड्रॉबैक का भी है, वो छोड़ दिए तो आज के डेट में भी हम वो न्यूटन सर जी को ही ट्रुथनेस पूरा, वैसे तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे, आज से गिनना चाहोगे आप तो आप या हम भी लाइफ हुए तब तक के साइंटिस्ट है। जब तक हम ऊपर जाते तब तक गिनोगे तो भी साइंटिस्ट उतने ज्यादा है। देख लो आप, इतने सारे साइंटिस्ट लोगों ने हमें ये मोशन और फोर्सेस के बारे में बात बता दी, कहां से डेवलप हुए वाले हैं मोशन और फोर्सेस, कहां पे स्टडी होते हैं, ये पार्ट किसका है, ये सभी बातें आपको नोन रहना। बस ये ट्री डायग्राम हमें मिटाना है, अब मिटा दे। अभी देखो आप पहले नोट कर लो, एक ट्री डायग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चलना है हमें। चले, ओके, मिटा दे अभी। अब बात करेंगे गैलीलियो और अरिस्टोटल की, बात तो खत्म हो गई। उनके पास का ही एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा जब के टाइमिंग में
वही टाइमिंग में छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा नहीं था न्यूटन, दिखने के लिए छोटा सा प्यारा सा था वो, मगर आपके लिए वो वही टाइमिंग में बहुत बहुत भारी था। कितना? 16 टू 17 सेंचुरी में न्यूटन्स ने हमें मोशन के बारे में क्या बता दिए? 3 लॉज हमें बता दिए। अब एक एक लॉ के बारे में हम जिस तरह से लेके जा रहे हैं आपको, वह बात आपको ध्यान में तो आना कंपलसरी है। आपको 9th में ये 3 के 3 लॉ हुए हैं, आप पढ़ाई कर चुके हैं। उन लोगों में यानी जो लोगों ने आपको पढ़ा दिए और हमारे में डिफरेंस क्या है, ये बात आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है बच्चों। चलो, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, मोशन के लॉ कितने दिए न्यूटन्स ने? 3। 1 2 3 ఒకటి 2 3 सर भाषा अलग बता रहे क्या? नहीं यार, इसे कभी कभी हर एक स्टेट में जाएगा ये, है ना, हर एक स्टेट में जाने वाला है। सभी लोगों को उनको भी ऐसा लगना चाहिए हाँ हमारी बात आ गई, राइट, हमें तो तेलुगु नहीं आती। चलो, फर्स्ट लॉ क्या है? एवरी इनएनिमेट, इनएनिमेट क्या है? ये है नॉन लिविंग पार्ट, नॉन लिविंग पार्ट दैट इज द इनएनिमेट। व्हाट इज इनएनिमेट? एक मराठी में वर्ड है, हमने याद करे थे यार आपके लिए, मराठी भी हिंदी भी, मगर हमें अभी याद नहीं आ रहा। इनएनिमेट दैट इज, अभी याद आने के बाद पीरियड खत्म हुए जब तक हम याद करेंगे जरूर। एवरी इनएनिमेट दैट इज द नॉन लिविंग, आप समझना। अब नॉन लिविंग मराठी हिंदी याद करेंगे, नहीं आएगी, याद नहीं आ रही है, याद आ रही है, नहीं याद आ रही है। Every inanimate object continues to be in its state of rest। देखो, कौन सा भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट ये है, कांस्टेंट है, ऐसे ही रहने वाला है, समझो इसको, ये मोशन में ही रहने वाला है। कौन सा भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहने वाला है, और ऑफ यूनिफॉर्म अनएक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेशन नहीं हुए वाला, यानी यूनिफॉर्म मोशन, अनएक्सेलरेटेड मोशन अनलेस, वहां पे अनएक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, एंड अंटिल इट इज एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। कुछ नहीं समझ गया सर? अरे यार, ये पूरा लॉ हमें एज इट इज रट्टा मारना है, क्योंकि उनके मुंह से उन्होंने खुद लिखे वाला है। न्यूटन सर जी ने ये दिए वाला पार्ट है एज इट इज, हम हमारी भाषा में कैसे समझाते, देखो, हाँ आपको समझ में आने वाला है। जब कभी ऑब्जेक्ट रहता है बच्चों, ये ऑब्जेक्ट यहां पे है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहने वाला है, समझो। यहां से फोर्स अप्लाई हो रहा, इधर बाजू से F1, ये इधर बाजू से फोर्स अप्लाई हो रहा, ये इधर बाजू से फोर्स अप्लाई हो रहा, ये इधर बाजू से फोर्स अप्लाई हो रहा। ये जो 4 फोर्सेस है बच्चों, इसे रिजल्टेंट फोर्स में बदल देंगे। F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, ये टोटली क्या हो जा रहा? 0। इसे नेट फोर्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे? नेट फोर्स। फोर्स नहीं बोलना बच्चों, क्योंकि हर एक फोर्स, जितने भी फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहे, उस
ऑब्जेक्ट का टोटल फोर्स निकालना यानी नेट फोर्स, ये 0 रहेगा। जब जब नेट फोर्स 0 रहता है बच्चों, तब नेट एक्सेलरेशन भी 0 रहता है। क्या हो रहा, ये बात आप लोगों को समझ में आना ही आना। इसका मतलब ऐसा होता, किसका मतलब, नेट फोर्स 0 हो गया तो नेट एक्सेलरेशन 0, नेट फोर्स 0 हुआ तो एवरेज एक्सेलरेशन भी 0। ओके, बात आ रही है समझ में। हम बदल दिए शब्द बदल दिए, पूरे वर्ड बदल डाल रहे हैं यहाँ पे। चेंज क्या हो रहा, कुछ भी तो नहीं हो रहा। वो मोशन में है, मोशन में रहने वाली है, क्योंकि फोर्सेस 0, एक्सेलरेशन भी, नेट एक्सेलरेशन भी 0। बात आ रही है समझ में। समझो वो रेस्ट में है, वो रेस्ट में रहने वाला है। रेस्ट में चारों बाजू से हमने फोर्स अप्लाई कर दिए, उतने ही क्वांटिटी का टोटल नेट फोर्स तो 0 हो रहा। ये इधर से 0 हो जाना, ये इधर से 0 हो जाना। एक्सेलरेशन टोटल नहीं है, फोर्सेस 0 हो जाए। फोर्स में कुछ बदलाव आया तो एक्सेलरेशन में बदलाव आएगा। वो मोशन कम ज्यादा करेगी बोलेंगे या कुछ तो बोलो यार, आपको तो आदत लगे वाली रहती, करेगा, है ना। ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का फोर्स जब कभी कम ज्यादा होता है, बात समझ में आ रही है बच्चों, तब उनका एक्सेलरेशन भी कम ज्यादा होना ही होना। बात आ गई समझ में, आगे चलना है। इसलिए ये दोनों बातों से हम क्या बता देंगे, जब कभी ऑब्जेक्ट मोशन में है, दैट वन ऑब्जेक्ट ऑलवेज इन मोशन। ये बात होने से समझो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहना, दैट इज द फर्स्ट लॉ बाय न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, एवरी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, जड़त्व। अब बता दिए, आया हिंदी वर्ड, मराठी वर्ड, आपको जो चाहिए, जड़त्व यानी किस चीज को, किस ऑब्जेक्ट को जड़त्व रहता है, जड़त्व। देखो कौन सा भी सॉलिड या लिक्विड, कौन सा भी, ये जो भी पार्ट होता है, कौन सा, उसे हम इनएनिमेट वर्ड बताएंगे। इंग्लिश में कौन सा है, एक भारी वर्ड है, उन्होंने खुद ये वर्ड हमें दिए हैं, इसलिए अपना खुद का वर्ड नहीं डालना। लॉज में, प्रिंसिपल में जो भी उनकी बातें हैं वही लिखना है एग्जाम में, इसलिए हमने एज इट इज पूरा लिख के रखे। हमारी भाषा में थोड़ी चेंजेस तो हो सकते, इसलिए कुछ वर्ड अलग से नहीं आना, इसलिए हमने पूरा लिख के रखे। Every inanimate object continues to be in its state of rest or of uniform unaccelerated motion unless and until it is acted upon by an external unbalanced force। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करेंगे, नहीं रहेगा, अनलेस अनटिल नहीं रहेगा अनबैलेंस्ड फोर्स। रेस्ट में है, रेस्ट में रहने वाली, मोशन में है, मोशन में रहने वाली, फोर्स तो अप्लाई नहीं हो रहा। या ऐसी भी बात समझा सकते हैं आप, ये फर्स्ट लॉ के लिए बात समझ में आ रही, यही बात पे हम बार बार, हाँ यही बात है बच्चों। इतनी सारी बात होने के बाद एप्लीकेशन क्या है, इसके फायदे क्या है हमारे पूरे व्यवहार में, हमारे पूरे लाइफ में, हमारे डेली यूजेस में। यस, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बहुत सारे फायदे होते हैं। हम देखे 9th क्लास से आप लोगों को ये भी बात मालूम है, आपने कभी प्रैक्टिकली देखा है या सुना है या पढ़ाई करे वाला है क्या, राइप्ड मैंगो विल fall on earth? Yes, is accurately? Yes sir,
यही बात मेन है बच्चों। ये ऐसा क्यों होता? समझो एक ट्री है, ट्री ट्री एप्लीकेशन बताना चालू कर दिए क्या सर? हाँ, ये ट्री है हमारा। आपको ट्री आता है? यस 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 यस। ये ट्री हो गया। यहाँ पे हमने खड़े वाला एक हमारा फ्रेंड है, हम लोग यहां से देख रहे हैं। चले, क्या होता है? समझो यहाँ पे ऐसा एक मैंगो लगने वाला है। ये मैंगोज है बच्चों। मैंगो तो नहीं गिरते, है ना? नहीं गिरते। ये एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, आपके टेक्स्ट से, सीबीएसई टेक्स्ट से, मगर जो भी है ये एग्जाम्पल आपको एग्जाम्स में लिख के आना चाहिए। हाँ, ये मैंगो तो नीचे नहीं गिरते। समझो हम एक छोटा सा पेड़ है, इसे ऐसा शेक कर दी, शेक कर दी, शेक कर दी, वो मैंगो नहीं हिलने वाला। कुछ भी बताते यार सर, झूठ बात करते हो तुम। मैंगो में इनएनिमेट ये वर्ड आए वाला है एक्चुअली। जब आप ये ट्री को घुमाते, शेक करते जोर से। अच्छा जान दो, ये एग्जाम्पल दूसरी बार लेंगे। दूसरा एक एग्जाम्पल हम लेके दिखाएंगे। आप छोटे थे, वो जब एक कार्डबोर्ड लिए, हम एक कार्डबोर्ड लिए थे, कार्डबोर्ड हम ग्लास के ऊपर रख दिए थे, एक कार्डबोर्ड के ऊपर एक कॉइन भी रख दिए थे। ऐसा करके हमने ये कार्डबोर्ड को, छोटे से कार्डबोर्ड को, लाइट कार्डबोर्ड को एक प्रेशर की ऐसे चुटकी दी दी। क्या हो गया? कार्डबोर्ड पुश हो गया, मगर कॉइन जो था ऊपर वो हमारे ग्लास में गिरे वाला दिखा। इससे बोलते इनएनिमेट कैपेसिटी, इनएनिमेट प्रॉपर्टी ऑफ एनी वन ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। आर यू अंडरस्टैंड? आर यू अंडरस्टैंड? यस सर, यस डेफिनेटली। दूसरा एग्जांपल दे हम, चलेगा? वे ये वाला एग्जांपल देखो, जब ये हिलता है, ट्री हिलता है, तब लास्ट में वो जो मैंगो है, इसे हिलने की आशा नहीं होती, शेक नहीं हो सकता, मगर एक वक्त ऐसा आता है वो टूट के ही नीचे गिरता, टूट के ही नीचे गिरता हो मैंगो। इसका भी एक एग्जांपल आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के लिए ले सकते हो। यस, यही तो बात होती। हर एक जो भी ऑब्जेक्ट में इनएनिमेट कैपेसिटी, इनएनिमेट प्रॉपर्टी तो रहने वाली है। ये इनएनिमेट प्रॉपर्टी की वजह से वो वहां पे ही रहता, हमें लगता है उसके साथ साथ भागता, नहीं, नहीं भागता। उसे कैपेसिटी और नहीं भूलता उसकी खुद की। इनएनिमेट कैपेसिटी, इनएनिमेट प्रॉपर्टी नहीं भूलता बच्चों। बात समझने के लिए बहुत इजी है। पहला लॉ क्या है? पहला लॉ क्या है? न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन। जब नेट फोर्स जीरो, तब नेट एक्सेलरेशन जीरो। इसलिए इस दो बातों से ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहने वाला है, ऑब्जेक्ट मोशन में रहने वाला है। यही तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। बस खत्म। ये जो वर्ड हमने दिए, अब ये हमारी भाषा क्यों नहीं लिख के दे रहे? ये लिख के दिए ना भैया, ये तो अंडरस्टैंडिंग है, यही तो बात है। वो इस वजह से तो ऐसा होता है। कैसा होता है सर? ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो रहता है, किस बात से? नेट फोर्स इज जीरो, नेट एक्सेलरेशन इज जीरो। यहां पे वही बात बता दी। बात आ गई ध्यान में? आगे चलना है, आगे चलना है। इसके यूजेस भी हमने दे दिए, दो यूजेस भी दे दिए, मैंगो ट्री का और कॉइन का, है ना? ये तो मेन बात है। चलो, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? सेकेंड लॉ पढ़ेंगे पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है यारों, बहुत इंपॉर्टेंट।
रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखो लीनियर मोमेंटम पहले समझा के देंगे आपको, है ना। समझो यहां पे एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, इसे कुछ ना कुछ तो मास होगा यारो, मास तो होने ही वाला है। इनएनिमेट जो भी ऑब्जेक्ट रहता, ये एक पेन है, नॉन लिविंग है, इनएनिमेट है, इसे मास तो है यारो। यस यस यस, ये ऑब्जेक्ट को हम मूव कर रहे ये डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी है v। जब बच्चों ये बात याद रखो, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम v वेलोसिटी से जब मूव करते हैं तब एक ये ऑब्जेक्ट में खुद 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 की एक प्रॉपर्टी होती, वही प्रॉपर्टी बनने के लिए मास इनटू वेलोसिटी बनाए तो उसे हम लीनियर मोमेंटम बताएंगे। क्या बताएंगे? ये मोशन मगर लीनियर होना, सर्कुलर नहीं होना। क्या होता सर सर्कुलर हुआ तो? आया क्वेश्चन। यही हमने जो एक नई प्रॉपर्टी आपके सामने रखने आए हैं। कौन सी नई प्रॉपर्टी? लीनियर मोमेंटम। कब होता? यम मास होने वाला ऑब्जेक्ट v मोशन से भाग रहा होगा या चल रहा होगा, उसकी स्पीड v है, तो दोनों का प्रोडक्ट यानी एक प्रॉपर्टी हो गई, एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। कौन सी? p। इट इज डिनोटेड बाय linear momentum denoted by p. What is linear momentum? The product of mass into velocity of every one inanimate object, that is called as linear momentum। बात आ गई ध्यान में? ये पूरी बातें मैकेनिक्स के बच्चों, मैकेनिक्स बहुत सारे बच्चों को हार्ड लगता है, मगर जो बच्चे ध्यान लगा के हमारी तरफ ध्यान देंगे, कंसंट्रेट करेंगे, डेफिनेटली बच्चों ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहने दो, न्यूमेरिकल रहने दो, थ्योरेटिकल रहने दो, फिल इन द ब्लैंक्स रहने दो, कुछ भी रहने दो, कॉम्पिटिटिव एमपीएससी यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन आने वाले हैं। इतना कॉन्फिडेंस है सर आपको? यस, हम रोज देखते हैं, रोज नहीं हर साल देखते हैं, आप लोगों को पढ़ाते भी है, इसलिए हम बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं बच्चों? ये पूरी बातें डिटेल लेना, डिटेल। व्हाट इज एंगुलर, व्हाट इज लीनियर मोमेंटम, एंगुलर नहीं, ये बात में एंगुलर आता, एंगुलर मोमेंटम के लिए कैपिटल एल यूज करते, ये बात आपको ध्यान में रखना है। क्या होता? ये डायरेक्शन में है, इसलिए आर क्रॉस लीनियर मोमेंटम यहां पे फॉर्म होता ये सर्कल में, इसलिए हमने सर्कल की बात नहीं करना, ये बात बता दी। चलो अब लीनियर मोमेंटम की बात और एक बार कर दिए। क्या है? लीनियर मोमेंटम इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। चलेगा? चलेगा। कैसी प्रॉपर्टी है मगर? उसमें क्या क्या कंडीशन होना? मास तो रहता है ऑब्जेक्ट के लिए, वह ऑब्जेक्ट v स्पीड से चल रहा होगा, भाग रहा होगा, v स्पीड से जा रहा होगा, मास इनटू वेलोसिटी एक प्रॉपर्टी बन रही है, एक क्वांटिटी बन रही है, फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज नोन एज लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम डिनोटेड बाय p m इंटू v। ये बात हुई वाली है आपको लीनियर मोमेंटम की। अब कुछ बातें ऐसे हैं, कुछ मराठी में देना मराठी वालों को, सेमी में देना सेमी वालों को, इंग्लिश सबके लिए खुला है इंग्लिश वाला। बस कुछ बातें ऐसे रहते हैं। अब देखो इनएनिमेट, ये वर्ड हमें नहीं आता था, हमें आया, ठीक है, नहीं आया, हमारा खुद का माइंड थिंकिंग करता तू कहां पे तो वीक है यार, सही है ना। ये तो बात मेन रहती, हर एक पॉइंट आपके अंदर हम दे देंगे, आप लिए और स्टोर कर दिए तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। समझो हम दिए, आप लिए, मगर और रिमाइंड करना पड़ रहा,
बार बार बार, वो तो करना ही पड़ेगा। मगर कुछ बच्चे करते यार, कुछ बच्चे नहीं कर रहे हैं अभी। यस, लॉकडाउन की वजह से। ये एक फाल्गुन मास हो गया अभी, अधिक मास है ना, अधिक मास भी है। हाँ, बहुत से औरतें आते हैं घर में, बात करते हैं, अधिक मास बहुत बताते हैं। यस, इंटरटेनमेंट चलते हैं अधिक मास में, सही है ना। चलो जा, अब यहां पे लीनियर मोमेंटम की बात करना है। व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम इज अ physical quantity. Linear momentum is the extravagantly property about any one object. Which one object? That is inanimate object, which has a m mass, v velocity. The product of mass into velocity, that is the linear momentum. इसका यूनिट क्या होगा? सोच लो। मास के लिए kg, वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड, kg मीटर पर सेकंड, है ना। ये यूनिट हो गया बच्चों। अब इसके हिसाब से डायमेंशन भी निकाल सकते हो। पहली बात है, आपको 9th में ये बात हुए वाली है, मगर हम हुए वाली है ऐसा समझ के आगे नहीं लेके जा रहे आप लोगों को, बहुत धीरे से जा रहे। हर एक पॉइंट आपको खन खन बना के लेके जा रहे, वैसे ही रखना, भूलना नहीं। चले, अब सेकेंड लॉ देखना है, क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ किसे बात करते हैं? हमने बात कर दिए थे व्हाट इज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड दैट, है ना, है ना, है ना। हमने बात कर दिए थे। इस बात से ये बात को टर्न कर दो आप, देखो देखो बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का अर्थ क्या होता? कैसा भी शेप हुए वाली बॉडी। ये रिजिड बॉडी हो गई हमारी, ये रिजिड बॉडी हो गई हमारी, ये रिजिड बॉडी हो गई। ये पेन ले लेंगे, ये पेन फेंक देंगे आप, ये रिजिड बॉडी हो गई। कैसा भी स्पेस, इरेगुलर इन स्पेस, दैट बॉडी इज कॉल्ड एज रिजिड बॉडी। Rate of change of linear momentum of a rigid body is directly proportional to the applied force. देख लो, हम ये मिटा दे अभी। ये पहले लॉ का एक्सप्लेनेशन आपके नोटबुक में पहले लॉ के नीचे होना, इसलिए ये मिटाना है हमें। दो एग्जाम्पल यानी दो एप्लीकेशन भी होना उसके नीचे। हम पूछ सकते, कॉलेज वाले पूछ सकते, आपको भी याद आना पड़ेगा। जो भी लॉ ऑफ मोशन है उसे समझाने के लिए आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी होना ना, राइट। चल मिटा दे अभी। लॉज ऑफ मोशन के बारे में हम एक एक पॉइंट आपके सामने रखने आए, राइट। एक एक पॉइंट हम आपके सामने जब रखेंगे, किस बारे में? लॉज ऑफ मोशन के बारे में। वो पकड़ में आएगा आपके, जब वो पकड़ में आएगा तब ऑल ऑफ मैकेनिक्स, ऑल ऑफ मैकेनिक्स 101%, ये हमारा चैलेंज। मैकेनिक्स पे नीट के लिए कम से कम 35 to 40 क्वेश्चन आने ही वाले रहेंगे डेफिनेटली। पूरा मैकेनिक्स यानी पूरे क्वेश्चन ही उतने नहीं रहते सर एक ही टॉपिक पे। मैकेनिक्स में 7 टॉपिक्स की हमें 11 + 12 मिलके 7 टॉपिक की स्टडी करना है। कौन से हैं? जब हम ऑब्जेक्टिव, कल के 5 तारीख से हमारा ऑब्जेक्टिव चालू होने जा रहा है। जिस बच्चों का हमारे पास 1 ईयर कोर्स के लिए है, ओनली थ्योरी के लिए, उन बच्चों का पहले फीस पेड करना होगा। आ गई बात फीस की। और कुछ बच्चों की ऐसी भी है, कुछ बच्चों ने ऑब्जेक्टिव के साथ साथ है, इसलिए उन लोगों के लिए 5 तारीख से अक्टूबर, है ना, 5 अक्टूबर से हम ऑब्जेक्टिव अर्ली इन द मॉर्निंग 6 to 7:30 ये टाइमिंग में आपके घर पे हमारा लेक्चर रोज का भेज दे रहे हैं।
कैसे, किस तरह से? यहां पे होगा आधा घंटा खाली लेक्चर, 1 घंटा डीपीपी होगा। ये डीपीपी क्या है? डेली प्रैक्टिस पेपर है। ये डेली प्रैक्टिस पेपर में क्या रहने वाला है सर? जो हम 30 मिनट्स पढ़ाएंगे उसी बात पे, उसी पॉइंट पे हम कुछ क्वेश्चन आपको देने वाले रहते। ये 1 घंटे में आप सॉल्व करना, सॉल्व करे वाले क्वेश्चन व्हाट्सएप पे हमारे भेज देना। यही हमारी रीत है। चलो आगे स्लोली हम बता देंगे। कुछ बच्चों का एडमिशन रहे वाला है, उन लोगों ने पहले हमें कंफर्म करना चाहिए ऑब्जेक्टिव के लिए। आप ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे तो नीट में, जेई में, एडवांस में कहां तक भी आपके लिए चांस है। खाली थ्योरी पढ़ाई करेंगे, कुछ नहीं उसमें। ओके, इसलिए बात तो यही है, आपके भी ध्यान में आना चाहिए। हमें नहीं बताए सर तुमने, ऐसा बता दिए तो आगे आगे क्या होता। अब बहुत सारे टॉपिक हमारे खत्म होते आ रहे हैं, होने वाले हैं, कुछ वो होते रहते हैं। जो हुए वाले हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स हम स्टार्ट करेंगे, कर सकते, कुछ इफेक्ट नहीं गिरेगा। नहीं करेंगे समझो तो आगे चल के आपको हार्ड होने वाला है। सभी बातें ये भूले वाले रहते हैं, आप लोग रिमेंबर नहीं होता आपको। इतना सारा सिलेबस एक एक करके हम कवर करके देने वाले हैं। चल अब क्या बता दिए? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, rate of change of linear momentum of a rigid body is directly proportional to the applied force and take place in the direction of applied force। देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। सेकेंड लॉ के लिए एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। सेकेंड लॉ, ये ऑब्जेक्ट है ना? ये ऑब्जेक्ट को हमने ये फोर्स अप्लाई कर दी, इसे कुछ ना कुछ मास है, इसकी फोर्स देने से क्या होता? इसकी वेलोसिटी बढ़ने वाली है, v वेलोसिटी है। ये मास और वेलोसिटी की वजह से क्या होता फॉर्म? p इज इक्वल टू mv फॉर्म होता। अब क्या बता रहा है यहां पे? लीनियर मोमेंटम जो भी फॉर्म हो रहा उसका रेट, देखो रेट कैसे लिखे हम? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे लिखते थे? dv बाय dt, है ना? इसे ही तो हम एक्सेलरेशन बताते थे। अब यहां पे क्या बताया गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी, है ना? रेट ऑफ चेंज ऑफ p यानी लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द f, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द f। ये बात बता दिए है, बात समझ में आ रही है? यस सर, चलेंगे आगे? हाँ यस सर, क्यों नहीं, चलेंगे ना। अब क्या करेंगे हम? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन निकाल देंगे, फेंक देंगे, चलेगा? अब देखो डी टी ऑफ p निकाल देंगे, mv रख देंगे। क्या है ये? p यहां पे लिखेंगे आप। चलो, वेयर सिंस p इज अ लीनियर मोमेंटम और m इज मास ऑफ बॉडी या ऑब्जेक्ट ऑफ पार्टिकल या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, कुछ भी लिख सकते हैं, आपको जो भी नोन है। v इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी, ओके। f इज द अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स क्या बता दिए न्यूटन सर जी ने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में? उनकी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम लिख दी हमने। ये बात हमने यहां पे रखी, इज इक्वल टू एफ। क्यों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का इज इक्वल टू क्यों? यहाँ पे एम मास कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज होने वाला है। चले एम बाहर निकाल दो, डीवी बाय dt, है ना, इज इक्वल टू, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या मिलने वाला है? ma, दैट इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। कैसे मिला दिए हम? कैसे मिला दिए? अब ये छोड़ दो, ये बात छोड़ दो, उल्टा जाएंगे हम। ये बात पहले नोट करो, बाद में लिखना नहीं होता, हम उल्टा करेंगे। चलो नोट कर लिए, ओके।
ये बात हम उल्टा करेंगे। आप उल्टा करेंगे यानी क्या करेंगे सर? देखो उल्टा करेंगे यानी वी हैव बोल के पहले लिखेंगे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये बात सच है। आगे चले हम। चले सर, F is equal to m as it is. What is a acceleration? Rate of change of velocity with respect to time. Since a is equal to dv by dt, है ना? ये सेकंड के लिए किसी वे से भी चले गए तो भी चलेगा, डोंट वरी यार। अब F is equal to क्या बता सकेंगे हम? देखो m को हम अंदर लेके जाएंगे, कांस्टेंट तो है, डेरिवेटिव में एडजस्ट करेंगे। डेरिवेटिव में कांस्टेंट है तो बाहर भी लेके आ सकते हैं, सही बात है ना? इसलिए डी डी टी ऑफ एम वी चलेगा। चलेगा, राइट राइट, क्यों नहीं चलेगा? यस, ये बात हम निकाल देंगे। क्या होता? यह कांस्टेंट भी साथ साथ इक्वल टू निकल जा रहा, दैट इज द पी। एम वी की वैल्यू क्या है? बट एम वी इज इक्वल टू पी। सेटिस्फाई? यस, डिटेल, खत्म बात। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ ये निकाल दो, एम वी निकाल दो, डी डी पी डी डी टी, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ बात करें ना न्यूटन सर जी ने, इसलिए हम यहाँ पे डी डी टी रख दिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड। ये फोर्स हमने इस तरह से अप्लाई करे, वही डायरेक्शन से फोर्स जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में उसका मूविंग होता, उस डायरेक्शन में उसका लीनियर मोमेंटम फॉर्म होता। बात खत्म। चलेगा? चले। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है न्यूटन्स का? ये देखेंगे। एवरी, ये तो बहुत फेमस है, इसके इसके एप्लीकेशंस है, एग्जांपल्स, इसके एग्जांपल्स देखो बच्चों। कभी कभी आप लोग देखे हैं, टीवी सीरियल में देखे होंगे, पिक्चर्स में देखे होंगे, या किस गेम में देखे होंगे। यहां पे एक ऐसा रॉड है, एक भागता प्लेयर आता, एक भागता प्लेयर आके जंप लेता, जंप लेके इस पे से नीचे गिरता। नीचे क्या रखे वाला रहता? एक स्मूथ सरफेस रखे वाला रहता। स्मूथ क्यों? ये रफ रखेंगे तो मर जाएगा ना, सही है बात। जब ये स्मूथ सरफेस रखे वाला है बच्चों, ये जब प्लेयर यहां पे गिरने वाला है, गिरने के बाद ये सरफेस स्पंज के जैसा क्या होता? स्पंज के जैसा कॉन्ट्रास्ट होता, कॉन्ट्रास्ट। वो जब उठेगा रिलैक्स हो जाता, एक कॉन्ट्रास्ट होता, सही है बात। एक एग्जांपल, एक एप्लीकेशन आपको याद रखना है। सेकंड वन लॉ ऑफ मोशन के लिए। दूसरा एक फेमस लेके, यस सभी बच्चे भी देखे होंगे, अभी तो आईपीएल चालू है अपने टीवी पे, है ना? हम भी देखते, तुम भी देखते, हम नहीं देखते यार, कभी कभी देखते, बहुत बोर होता हमें आईपीएल देखना, मगर क्या करना, अब देखना तो पड़ रहा है, घर पे रह रहे, है ना? क्लास तो नहीं है बाहर जाके, इसलिए देखा। चलो 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 ठीक है, कम देखना बच्चों, स्टडी करना पहले, बहुत सारी स्टडी करना। हाँ, आईपीएल तो हमेशा के लिए रहने वाली है। स्टडी 12वीं 11वीं 12वीं 11वीं 12वीं, ये हमेशा के लिए नहीं। तुम हमेशा करो 11वीं और 12वीं। हम पूछेंगे ये साल में तू कौन से क्लास में? 11वीं 12वीं। अगले साल पूछेंगे 11वीं 12वीं, 10 साल पूछेंगे 11वीं। अरे ये पागल है बच्चा बोलेंगे, हमेशा फेल होता। नहीं करना बच्चों, एक साल के अंदर कहां से कहां जा सकते हो, स्टडी करोगे तो, आईपीएल नहीं देखोगे तो, है ना? चलो बच्चों, अब हमें क्या बताना है? ये जो बात है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की, ये एग्जांपल्स दे के हमें आगे जाना है। दूसरा एग्जांपल्स, क्रिकेट का जब हम सिक्सर बोलते हैं, सिक्सर है ना, 6 रन का जब वो बॉल आता है कैचर,
फील्डर क्या करता, वो कैच लेने के लिए, कैच लेने की, दिख रहा है आपको हमारी एक्शन, दिख रहा है आपको हमारी एक्शन, दिख रहा है ना, अंडरस्टैंडिंग। जब ये बॉल आता है, ये देखो हमारे हैंड्स कैसे हुए, क्लोज होते आ रहे, क्लोज होते आ रहे, ये तो सेकेंड लॉ है। जितना फोर्स उधर से है, जितना फोर्स वो बॉल से है, उतने फोर्स से हमारे हैंड्स पीछे आने वाले। समझो हम हैंड्स पीछे नहीं लिए बच्चों। कभी कभी ऐसा भी होता है क्या, क्रिकेट में देखे हैं आप लोग, जब ऊपर का ऊपर बॉल पकड़ना चाहते हैं हम, बॉल फिसक जाता है, बॉल फिसक जाता है, बॉल पकड़ नहीं पाते हम। बॉल जब नीचे गिरता है, सभी जो ऑडियंस रहते हैं, सुनने वाले, देखने वाले, अरे रे 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 रे, यानी क्या छोड़ दिया है इसने, यानी तो क्या सोला की रे। सही है बच्चों, जब आप कैच पकड़ोगे भी, उतना फोर्स आपके हैंड्स को, आपके फिंगर्स को लगने वाला है। बाप रे, बहुत जोर से बॉल लगी, बात करते ना आप। इसका मतलब जो बॉल में प्रॉपर्टी रहती है, कौन सी, लीनियर मोमेंटम की, फोर्स की कैपेसिटी इतनी रहती है, फोर्स की प्रोपोर्शनैलिटी में ही रहने वाली है। कौन, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम इज directly proportional to the applied force, that is the law of motion। second law of motion उल्टा हो गया। चल, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये तो फेमस है, to every action forms the reflection, है ना। एवरी एक्शन यानी जो भी फोर्स यूज करेंगे, जो भी फोर्स यूज करेंगे, जिस पे यूज करना चाहते हो, देख लो उधर से इतना ही फोर्स लग गया है यार। एक बात करो, घर पे भी नहीं, घर पे मत करो, फ्रेंड के घर पे जाके करो, वहां पे कुछ बात समझ में तो नहीं आएगी, प्रैक्टिकल तो होगा नहीं। कहां पे भी मत करो, करने की जरूरत नहीं है, इसे आपको कुछ भी हो सकता है, हानि नहीं होना चाहते हम। दूर से आके एक वॉल को ताड़ बोल के हमारा लेग्स यहां पे प्रेशर दे दो, क्या होता, उतने प्रेशर से नीचे गिरते हो यार, है ना। अच्छा ठीक है, एक गुब्बा हम वॉल को लगाएंगे, उतनी जोर से हमें हाथ को भी लगा। सही है, ये लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। टू एवरी एक्शन फॉर्म्स देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट, उधर से हमें उतना ही अपोजिट, इक्वल, हमारी ताकत जितनी है उतनी ताकत से ही वह इक्वल में, इक्वल है ना अपोजिट, उधर से हम इधर से, ये अपोजिट हो गया। हमारी ताकत 5 न्यूटन इतनी है, उधर से आने वाली ताकत वो 5 न्यूटन इतनी है, इसे रिफ्लेक्शन। ओके, जितना एक्शन करने वाले हो उतना इक्वल अपोजिट रिफ्लेक्शन फॉर्म होता। एक्शन को ही हम फोर्स बोलेंगे, है ना। कहां पे फोर्स, कहां पे टेंशन, कहां पे ये, कहां पे वो, हाँ फोर्स के बहुत सारे वेरियस टाइप ऑफ, इनफाइनाइट बता दिए ना हमने, बता दिए फोर्सेस के इनफाइनाइट है। टाइप्स देखना है, बहुत रात हो जाएगी बहुत दिनों से, यस यस, ठहरो जरा, हमें वो भी बात एक्सप्लेन करना है, दम दम से, थोड़ा धीरे से। चले, अब ये थर्ड लॉ का और एक एप्लीकेशन लेंगे हम, और एक एप्लीकेशन। हाँ, आप कभी गन देखे हो, गन चलाए नहीं चलाए, अच्छा देखे तो होंगे ना, नहीं देखे उतना। हाँ, कभी भी कौन सा भी कुछ देखेंगे ना, हमारा एक ओपिनियन है, बी केयरली देखना, बहुत अच्छी तरह से हमारा निरीक्षण होना चाहिए। जब गन से हम नहीं शूट कर सकते आपको, खाली हम दिखा रहे आपको, चलो हम इधर करेंगे, नहीं इधर भी नहीं करेंगे, हमारे बाबा जी है इधर करेंगे, चलो। जब हम हमारे बोर्ड की तरफ एक बुलेट शूट करेंगे,
जितनी स्पीड से बुलेट जाती है उतनी स्पीड से ये हमारी गन भी पीछे आती है बच्चों। सही है, कुछ एप्लीकेशन में लगा आपको समझने जैसे एप्लीकेशन हम सोच के ढूंढ के आपके सामने लेके आ रहे हैं। ये लॉ कैसा भी करके आप लोग तो लिखेंगे, लिख ही ले सकते हैं, है ना, मगर माइंड में बिठाने के लिए एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलो पहले लॉ में और एक बार रिवाइज कर देंगे। पहले लॉ में नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, राइट, नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। इस बात से क्या होता, मोशन, ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगा। इस बात से, किस बात से, फोर्स, नेट फोर्स जीरो यानी नेट एक्सेलरेशन जीरो। इस बात से ऑब्जेक्ट मोशन में है, मोशन में रहेगा, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रेस्ट में रहेगा, बात खत्म। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इज इक्वल टू एम ए, या दूसरी बात करेंगे हम, लीनियर मोमेंटम का रेट ए अप्लाई होने वाले फोर्स के रेट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। ओके, दूसरी बात, इसके भी एप्लीकेशन समझ में आए, हमने एप्लीकेशन दिए, कौन से दिए, सेकेंड लॉ के बारे में। और एक एप्लीकेशन दे देंगे हम, जब हम यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन, अब ये एप्लीकेशन से ही हमारा टॉपिक बढ़ जाएगा, कुछ काम का नहीं, किताबों में बहुत सारे दिए वाले हैं, वो भी रीड कर लिए तो भी चलेगा। चलो थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसके भी एग्जांपल दे दिए। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, जितना एक्शन करोगे उतना इक्वल अपोजिट रिएक्शन भी फॉर्म होता, जितना फोर्स अप्लाई करोगे ऑब्जेक्ट पे उतना इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स भी फॉर्म होने वाला है उधर से और ऑब्जेक्ट की तरफ से। बस तीन के तीन लॉ हमारे खत्म हो चुके हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात करेंगे हम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये मिटाया जाए, अभी खत्म हो गया। हाँ, ये दो तरह से बात कर दिए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के लिए, ये बात याद रखो बच्चों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लॉ ऑफ रेफरेंस एक छोटा सा पार्ट है, लॉ ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी क्या, समझो। फॉर एग्जांपल हम स्टेशन में खड़े, हम स्टेशन में खड़े वाले हैं, अब स्टेशन में आने वाली ट्रेन है, ट्रेन हमारे पास से जब आगे चले जाएगी या आएगी, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उसका मोशन, ट्रेन का मोशन, स्टेशन और हम, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। मोशन जहां पे होता, आपको किस बात से समझ में आया, मोशन जो हम ट्रेन की बात करें, ये किस बात से आपको समझ में, इतनी सी डेफिनेशन है, इस पे दो पॉइंट्स डिपेंडेंट है, इसलिए तो ये लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। एक एक लॉ पे हम 10-10 घंटे भी बात करेंगे, वो कम है बच्चों, इसके लिए न्यूमेरिकल्स जब हम स्टार्ट करेंगे तब मजा आने वाली है। बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है ये टॉपिक में, बहुत वास्ट न्यूमेरिकल है और टॉपिक भी वास्ट है, इसलिए धीरे धीरे से जाना है, थोड़ा टाइम ज्यादा देते जाओ, बस हम भी 1 घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा, ये रेंज से ही जाना चाहेंगे। कभी कभी कम ज्यादा होता है तो गुस्सा नहीं करना, ज्यादा हुआ तो बच्चे क्या कर रहे, सर बहुत बड़ा लेक्चर भेज दे रहे आप, वैसे नहीं करना बच्चों, आपका फायदा है। कम दिए, कभी कुछ बच्चे ऐसा भी करे, सर आपका लेक्चर आधा ही घंटा आ रहा है, नो 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 आर्ग्यूमेंट, उसके बारे में आर्ग्यूमेंट नहीं है। यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, अब देखो कल के 2-3 दिन में, यानी जब हम मार्च में देखे हैं, मार्च स्टार्टिंग एक 2-3 दिन पहले, आज से क्या हो रहा था, कुछ बहुत सारे टेंशन ही टेंशन फॉर्म हो रहे थे, इसलिए लेक्चर बनाना भी नहीं हो रहा था और भेजना भी नहीं हो रहा था, और अपलोडिंग कैसे करना हमें भी मालूम नहीं था, इसलिए बहुत सारे टेंशन रहते बच्चों। इस बात के लिए हम आपको आपके लिए ही हमेशा के लिए हम इन वर्क में रहते,
इन वर्क में रहते, गुस्सा नहीं करना, कभी कभी होता है ऐसा, ओके, डोंट वरी अबाउट दैट वन। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने एक एग्जांपल दिए, स्टेशन में एक ट्रेन आ रही है या स्टेशन से गुजर रही है, हम वहां पे खड़े हैं, अब हम इतनी सारी पोजीशन आपको बता दिए, ये ट्रेन आई ही भी और चली भी गई, ये किस बात से आपको समझ में आया? स्टेशन से हम देख रहे हैं, हम देखने की वजह से, ट्रेन आने से, ट्रेन जाने, जो भी मोशन क्लियर करता है बच्चों, द मीनिंग ऑफ मोशन will be cleared from the part is called as frame of reference। बस डेफिनेशन लिखना है तो कुछ मीनिंग लिखना है और एक अच्छा सा थोड़ा सा एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल समझो एक हमारी एक कार है, ये हमारी कार के रिक्शे निकाले यार, कार भी निकालना भूल गए? नहीं सर नहीं भूलोगे, है ना? हाँ यार हम तो गरीब आदमी है, हमारे पास तो कार नहीं है, कुछ नहीं है ना? चले, आएगी सर आएगी, चले। अब यहाँ पे कार है, एक कार है, ये प्लेस से बी प्लेस जा रही है, कार ए प्लेस से बी प्लेस जा रही है ना? इसका मोशन ए प्लेस से बी प्लेस पे हो रहा है ना बच्चों? हाँ सर, कितने बार बताते हो सर, आपको बोर नहीं होता क्या सर? एक ही बात बहुत बार बताते, इसलिए बताते। ये जो आपको बातें समझ में आ गई वाली है, कौन सी? एक कार का ए प्लेस से बी प्लेस तक मोशन हुए वाला है। ए रेफरेंस पॉइंट फर्स्ट हो गया, रेफरेंस पॉइंट। ये बातें छोड़ दो, निकाल दो, आप निकाल दो, ये और भी निकाल दो। ए का मोशन हो रहा, क्या समझ में आया आपको? कहां से कहां तक हो रहा, उसकी स्पीड क्या है, कितनी बड़ी कार है, कुछ समझ में आई बात? मीनिंग क्लियर हुआ? हाँ, मोशन का मीनिंग क्लियर होने के लिए जो रेफरेंस आप लोग लेते, जो एग्जाम्पल आप लोग लेते, जो उदाहरण आप लोग एक्सपेक्ट करते, उस उदाहरण को, उस बातों को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बात करेंगे। खत्म, चलेगा? आगे चलना है, चलो भी। अब फोर्सेस के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, जो भी है हमारे 11th के बारे में, 12th के बारे में उतनी बात करेंगे। चलो, टाइप्स ऑफ फोर्सेस देख लो बच्चों। टाइप्स ऑफ फोर्सेस में सबसे बड़ी बात, अहम बात, सबसे इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल फोर्सेस। फंडामेंटल फोर्सेस, एक एक करके हम एग्जांपल्स भी देंगे, या नेचुरल, ऐसे बात करेंगे, नेचुरल फोर्सेस। ओके, अब दूसरा फोर्स, दूसरे फोर्स की कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। देखो नामा कैसे, कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। तीसरा फोर्सेस का एक प्रकार, बहुत सारे बता देंगे, बहुत सारे, इनफाइनाइट तो है, जितने भी है 11th 12th के लिए, नीट के लिए, जेई के लिए, आपके लिए, यानी उतने पार्ट क्लियर करने वाले। बहुत रात दिन बात करें तो भी नहीं खत्म होता, हमने तो इनफाइनाइट की बात करें, समझ गए होगे आप लोग, बड़े लोग हैं आप, है ना, छोटे तो नहीं है। कितना भी बात करो यार, ये टॉपिक में हमें मोशन एंड फोर्सेस की बात करना है। स्टडी डायनामिक्स, काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स डायनामिक्स, दो के दो। काइनेमेटिक्स यानी मोशन की स्टडी, डायनामिक्स यानी मोशन को फॉर्म करने के लिए किस बात की जरूरत है? फोर्स की है, फोर्स की स्टडी, दोनों की स्टडी करना है, बहुत सारी। रियल फोर्सेस एंड सूडो फोर्सेस, सूडो का स्पेलिंग याद रखो, PSEUDO,
सुडो फोर्सेस, बात खत्म। फोर्थ वन फोर्सेस हम लेने आए, है ना। कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव, ये सभी बातें आपको हुई वाली है। आपको फिलहाल तो कुछ लोगों के लिए नए भी लग सकते है ना। और एक फोर्सेस हम और एक लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। वेरिएबल फोर्सेस, वेरिएबल फोर्सेस, जिस फोर्स बदलने से वर्क डन बदलता है नाम क्या है, दैट इज वेरिएबल फोर्सेस। देखो ना बच्चों, डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स, कभी देखे है फार्मूला? यस सर, यस सर, दैट इज वर्क डन, W, yes, how we will calculate the W means work done, force into displacement। अरे यार यहाँ पे फोर्स जगह जगह पे कम ज्यादा होने वाला है, इसलिए तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इस वजह से वर्क डन मिलता है। बात खत्म, वेरिएबल फोर्सेस की बात कर दी है हमने। हाँ, चलते चलते सभी बातें एक के बाद एक तो करना है। न्यूक्लियर फोर्स है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, बहुत सारी है। हमें यहाँ पे कितना मैकेनिकल का पढ़ना है सर? मैकेनिकल, हम मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों नहीं लेते? न्यूक्लियर, न्यूक्लियर फोर्स कभी देखे हैं आप? हम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट ले रहे, न्यूक्लियर फोर्स क्यों बताया हम? यहाँ पे नहीं लेना, न्यूक्लियस में होने वाला फोर्स। हाँ हाँ, देखो ना, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के बाहर ये जो सेल रहते हैं, केमिस्ट्री ज्यादा पढ़ाना पड़ेगा, है ना। चलो यार देखेंगे डिटेली। ये इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उनके उनके सेल में, उनके उनके रिंगन में, है ना। मगर ये न्यूक्लियस के अंदर कुछ प्रोटॉन भी होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होने से भी, सेम चार्ज रहा तो रिपेल होना ना, रिपेल होना चाहिए ना, ये रिपेल क्यों नहीं होते? न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। स्मॉल फोर्स रहता, बहुत स्मॉल फोर्स रहता, वो क्या है क्या नहीं हम देखेंगे भैया, देखेंगे एक एक करके देखेंगे। ये न्यूक्लियर फोर्स की बात है, जब प्रोटॉन प्रोटॉन एक जगह रहता है न्यूक्लियस में, सही है ना, सही है ना, वही फोर्स यानी न्यूक्लियर फोर्स। खत्म बात, चले आगे चले आप। ये एक एक, हाँ, रियल फोर्स एंड सुडो फोर्स। रियल फोर्स यानी सच में रहने वाला, एग्जैक्ट होने वाला, फॉर्म होने वाला। ये टेम्पररी, सुडो मीन्स क्या है? टेम्पररी फोर्स। अब ये टेम्पररी फोर्स किसे बोलेंगे? ये कहां फॉर्म होता, ये कहां फॉर्म होता? सेंट्रीपिटल फोर्स। ड्यू टू द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी फॉर्म्स, दैट इज द रियल फोर्स। ये क्या है? हम सर्कुलर मोशन में देखे हैं, सही बात है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन आता है तब सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, राइट। वहां पे ही उस डायरेक्शन में ही रेडियस वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जर्ट होता है। अब कभी कभी मेरी गो राउंड, एग्जाम्पल कौन सा ले रहे हैं हम? सुडो फोर्स। रैपिडली पूरा खत्म करके जाने का है अभी। सुडो फोर्स यानी टेम्पररी फोर्स। आप मेरी गो राउंड पे बैठे, कभी यस फेयर में हो, अपने गांव की तरफ फेयर्स वगैरह लगे वाले, घोड़े पे बैठे हैं आप। घोड़ा जब घूमता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन होते हैं ना, तब वो घोड़ा ऐसे घूमता है बच्चों। ये सेंटर, ये पोजीशन में, ये सर्कुलर पोजीशन है, समझ में आ रही है बात? ये सर्कुलर पोजीशन में नहीं घूमता, जब उसकी स्पीड कांस्टेंट बनेगी तब वो घोड़ा ऐसा होता है। हम लोग ऐसे है घूमते। बात समझ में आ रही है आपको? ये बात समझना है, फील करना है। ये जो ऐसे होते हैं, हम थोड़ा सा क्रॉस होते हैं, यानी एक टाइप का फोर्स ऐसा क्रॉस लगता, अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल, बाहर ढकेल देता है। ये बाहर के यानी आउटवर्ड डायरेक्शन को रहता, ये आउटवर्ड डायरेक्शन को फॉर्म होने वाला
जो फोर्स है ये सुडो फोर्स है, इसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कहा जाता। यहां पे लिखेंगे हम सेंट्रीफ्यूगल, पेटल नहीं, सेंटर की तरफ होता वो पेटल रहता, सेंट्रीपेटल, सेंट्रीफ्यूगल। अच्छी तरह से और भी स्टडी करना है 12th में जाके। चलो ठीक है, अभी से नाम तो याद रखना है। सुडो फोर्स, जब हम वो एक्सिस की रोटेशन की स्पीड कांस्टेंट बनाएंगे, स्टॉप करेंगे, वो जो घोड़ा हॉर्स है हम बैठे वाला सीधा होता है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे से स्टॉप होने लगता है, ये फोर्स निकल जाता है, इसलिए इसे टेम्पररी फोर्स भी कहा करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज आल्सो नोन एज टेम्पररी फोर्स, यस, इट्स नॉट अ रियल फोर्स। अब कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की, सर नीचे से ऊपर जा रहे हैं, हाँ यार एक्सप्लेनेशन तो देना है, ये कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, लॉ नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसलिए चलिए कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब कॉन्टैक्ट की बात करें, कॉन्टैक्ट की बात करेंगे। पहले देखो, कभी स्प्रिंग आप लिए हैं, स्प्रिंग को खींच के छोड़ दो, क्या होगा, कंप्रेशन रिएक्शन वहां पे फॉर्म होता, एक टेंशन फॉर्म होता है, टेंशन इन कांटेक्ट फोर्स, एक कांटेक्ट होता है एक के साथ एक कांटेक्ट में। नॉन कांटेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स देखा है तुमने? नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स देखा है तुमने? नहीं। यही नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे उसे। ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन सर जी ने ही बता दिए ग्रेविटेशन नाम के टॉपिक में। यस, हमें देखना है, 10th में आप लोग देखे हैं, हमें देखना तो है 11th के बारे में, 12th के बारे में, जेई के बारे में, मेंस जेई एडवांस के बारे में, है ना, नीट के बारे में। मगर बच्चों, ये जो बात हम कह रहे हैं अभी, वो बात टेम्पररी है, डिटेल देखना है आगे, है ना। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 m2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर रेडियस स्क्वायर, या d स्क्वायर, कोई l स्क्वायर लेता, है ना, ये निकाल देना, यहां पे g लेना। g क्या है? g क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बात सही है। इसकी वैल्यू क्या रहती? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। यूनिट क्या रहता? इसे यूनिट निकाल दो, हम निकालेंगे, चलो हमारे साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आर स्क्वायर इधर भगाओ, एफ इंटू आर स्क्वायर, m1 m2 नीचे, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, ये क्या बन गया? जी, जी का यूनिट बनाओ, न्यूटन फोर्स का, है ना। ये आर क्या है? डिस्टेंस तो है, दोनों में क्या डिस्टेंस, दैट इज द मीटर स्क्वायर। ये m1 है मास, केजी, इसका भी केजी, केजी ऊपर भगाओ, केजी रेज़ टू -2, दैट इज जी का यूनिट हो गया। यूनिट एंड वैल्यू, वैल्यू कभी नहीं भूलना बच्चों, 0.00000। हाउ मेनी जीरोस? एक किसने डिस्कवर कर दिए थे? ये डिस्कवर होता है आपको भी, हमें भी, सबको ही आगे करना है, 11th में ही करना है, ग्रेविटेशन में, डरना नहीं। ये कितना है? 10⁻11। 11 में से 2 निकाल दो, 9 रहेंगे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, 3 3 3। अब आगे क्या लिखेंगे? 6 6 7, इतना है इसका मीनिंग, इसलिए हम इसे क्या लिख सकते? 6.67 इंटू 10⁻11 यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, पर माइनस है ना पावर, इसलिए चलो यही तो बात इंपॉर्टेंट थी। ये हो गया हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब फंडामेंटल फोर्स, वही तो ग्रेविटेशनल फोर्स को ही हम फंडामेंटल फोर्सेस यूज करेंगे, नाम देंगे। यही तो बात यहाँ पे पूरा फोर्सेस के बारे में पढ़ना जरूरी है, ये पूरा डिटेल है, आप लोग भी रीड करेंगे, इतने ही पार्ट याद रखेंगे तो आगे आपको सभी बातें डेरिवेशन एक्सप्रेशन के बारे में या थ्योरी के बारे में डिटेल समझ सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ये हम देने के बाद और आपकी टेक्स्ट निकालना,
टेक्स्ट में जो भी बातें हम नहीं बताए वो निकाल के रखना, हमें क्रॉस करना, वो है हमारा स्टूडेंट। हाँ, ये पूरी बातें कैसे रहते बच्चों, हम जब एक टॉपिक एक एक डिपेंड्स पे बात करना चालू करते हैं, एक आधा पॉइंट रह भी सकता, वो आगे के पॉइंट में आ सकता है, तब बहुत इजी टॉपिक रहता। मगर बच्चों को क्या लगता, सर ने नहीं लिए, सर ने नहीं लिए, सर ने नहीं लिए, लेते कि नहीं, किताब तो नहीं लेके पढ़ाते, नोट्स भी लेके नहीं पढ़ाते, नहीं यार कुछ जरूरत नहीं आपको भी, इस वजह से ही आप लोग खाली रीड करते रहना, खुद के नोट्स रेफर करना। हम भी नोट्स देने वाले हैं डेफिनेटली। अपना ऐप आने के बाद, मैथ्स इज लाइफ ऐप आने के बाद, हमारे ऐप पे ये व्हाट्सएप पे यूट्यूब पे नोट्स देने नहीं आता उतने, बहुत सारे नोट्स रहते, बहुत सारा स्टोरेशन होता है उससे स्पेस, ऐप में स्टोरेशन करने के लिए अपने पास सर्वर मिले वाला रहता खुद का, इसलिए वो ऐप आने बराबर उसके लिए टाइम लगने वाला है बच्चों। ऐप बनाना बहुत जरूरी बात है, मगर उसे टाइम भी तो देना पड़ेगा। ये बात से हम ऐप कल परसों स्टार्ट करें, एक ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना हुआ, उसके अंदर फोटो डालना, ये करना, वो करना, एडवर्टाइजिंग, ये बातें बहुत सारे रहते हैं, जितना मुझे भी नॉलेज नहीं है उसके बारे में। जब ऐप आने वाला है तब आपको नोट्स मिलेंगे, मगर नोट्स आए तो भी किसके भी नोट्स रेफर नहीं करना, एक गलत बात है। खुद के नोट्स फॉर्म करो, स्टडी हुए वाली रहती, आपको अंडरस्टैंडिंग हुए वाला रहता, खुद नोट्स रेफर करो ना यार, सबसे इजी नोट्स आपके होंगे, आपको वो समझ सकेंगे, आप इजीली अंडरस्टैंडिंग कर सकेंगे। बहुत सारे बच्चे नोट्स की तरफ भागते, इसके नोट्स, उसके वो नोट्स, एलन के नोट्स, मोशन के नोट्स, कुछ नहीं रहता, गलत बात है। आपके पास जो भी टैक्स है, बोर्ड टैक्स है, जो बोर्ड के हो तुम, सीबीएसई के कुछ बच्चे हैं अपने पास, कुछ स्टेट के बच्चे हैं, इसलिए डरने की बात नहीं, हर एक पॉइंट हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, इसलिए डरने की बात नहीं। उससे भी बढ़िया बढ़िया लेवल के प्रॉब्लम हम आपके सामने रखने वाले, थोड़े कुछ दिन ठहरना पड़ेगा, आपके पास कुछ नॉलेज तो आना पड़ेगा। अभी तो कुछ तो 2-3 टॉपिक अपने खत्म हो गए, आगे तो हमारे और होने वाले है ना। ये जैसे जैसे टॉपिक खत्म होंगे वैसे वैसे ऑब्जेक्टिव स्टार्ट होता, आपका नॉलेज ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, कोई भी आपकी तरफ एक फिंगर भी नहीं दिखा सकेगा, ये हमारा चैलेंज है। ओके, कल हम एक नया टॉपिक, एक न्यूली टॉपिक लेके आने वाले हैं, तब तक बाय बाय, टाटा।